नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। बात हिमाचल प्रदेश की और यहां पर जारी सियासी ड्रामा आखिरकार खत्म होता नजर आ रहा है। दिल्ली से पहुंचे कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स आखिरकार नाराज नेताओं को मनाने में कामयाब होते नजर आए। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के दोनों ही ऑब्जर्वर्स यानी कि डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही हुड्डा ने कहा कि सबके मतभेद दूर कर लिए गए। डीके शिव कुमार ने कहा कि पार्टी और सरकार में कोऑर्डिनेशन के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मैं आज फिर भी कहता हूं, हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं, ना मेजोरिटी है ना वो कुछ है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं। इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाईकमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा, जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उसको। तो देखिए, फिलहाल तो सबको 44 बैल बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगा रही है। तो वहीं हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के इन आरोपों को निराधार और गलत बताया कि बीजेपी ने सरकार गिराने की कोई कोशिश की। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार अभी भले ही बच गई लेकिन ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देखिए, मैं तो एक बात बड़ी सीधी सी बात कहूं, हमारी ओर से इस तरह की कोशिश ही नहीं। और आप इस बात को देख रहे होंगे कि कांग्रेस की अध्यक्षा ने ही कहा कि हम जलील हो रहे हैं, बार बार जलील हो रहे हैं। उनके बेटे ने त्यागपत्र दिया, भावुक होकर अपनी बात कही, तो अंदाजा लग सकता है कि दोषी कौन है। हमसे तो दोषी हमसे तो नाराज नहीं है, नाराजगी जिनसे है उनसे है। और ऐसे ही वो विधायक थे जिन विधायकों ने इस तरह का कदम उठाया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, सरकार अभी तो बचा दी उनने, गलत तरीके से बचाई है, लेकिन आने वाले समय में सरकार नहीं बचेगी ये। और आइए इसी बीच में कुछ सवाल है और उन्हीं सवालों के साथ दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे प्रमुख सवाल आज दहाड़ का यह है कि सुक्खू तो सरदार रहेंगे, लेकिन क्या वाकई में तकरार खत्म हो चुकी है? हिमाचल में चुनावी शांति, लेकिन आगे क्या क्रांति के कोई भी संकेत है? लोकसभा चुनाव नजदीक है। सुक्खू का सत्ता सुख और कितने दिन बरकरार रहने वाला है? क्योंकि बीजेपी यह दावा कर रही है कि सरकार अभी तो फिलहाल बच गई है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये बच नहीं पाएगी। दिल्ली से जो दूत पहुंचे यानी कि जो ऑब्जर्वर्स पहुंचे, उन्होंने क्या इस आपसी फूट को पूरी तरीके से खत्म करवा दिया है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। और आपसी लड़ाई में एक और प्रदेश क्या कांग्रेस गवा देगी? ये सबसे अहम सवाल है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। रुचिका अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभात झा जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही स्टूडियो में 2 खास मेहमान, परविंदर सेठी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही विपिन कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत प्रभात झा जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि लगातार आप ये कह रहे थे कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। तो पहले तो आपको बधाई कि सरकार पर फिलहाल के लिए कोई संकट नहीं, लेकिन ये जो फिलहाल है और इस फिलहाल के साथ जो शक और शुबा है जिसको लेकर बीजेपी आशंकित है और आरोप ये लगा रही है कि आपकी सरकार फिलहाल तो बच गई लेकिन आने वाले ज्यादा दिन बचने नहीं वाली है। कांग्रेस यहां पर खड़ी हुई कहां नजर आ रही है? आश्वस्त है कि असल मायने में ऑल इज वेल फॉरएवर? पूर्णिमा जी, आपको और मेरे सारे सहयोगियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। और आपके प्रश्न में ही शायद आप उत्तर छिपा था। आपने कहा कि फिलहाल बीजेपी ऐसा कह रही है। बीजेपी कह सकती है, ये फिलहाल वाला जो शब्द है ना, ये बीजेपी के पास में है। अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, तो वो चलेगा। लेकिन बात यहां ये हो रही है पूर्णिमा जी कि ये हुआ कैसे। 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के,
40 हमारे प्लस 3 निर्दलीय भी हमारे साथ, 35 चाहिए थी राज्यसभा के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने किस बिहाफ पर अपने उम्मीदवार वहां रखे, सवाल यहां बनता है। अगर लोकतंत्र को इसी ढंग से तार तार करने के लिए रखा था तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, मैं बधाई देता हूं भाई, वो करें। लेकिन जो भी काम इन्होंने चंडीगढ़ हो, हिमाचल हो, जो भी काम इन्होंने किए हैं, इससे लोकतंत्र कहीं ना कहीं से विचलित होता है, परेशान होता है, और यही एक चाहते हैं लोकतंत्र को विचलित करना, जिसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है हिमाचल। हिमाचल में हमारी सरकार स्थिर है नहीं है इसकी चिंता हमें होनी चाहिए, लेकिन चिंता कौन कर रहा है पूर्णिमा जी? हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पे अभी, वो कह रहे हैं ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, मतलब हम तोड़ फोड़ करेंगे, हम साम दाम दंड है, ईडी सीबीआई सारी कुछ लगाएंगे, सरकार आपकी नहीं चलने देंगे। तो जनता ने चुना था ना पूर्णिमा जी हमें, तो चुन लेती जनता। मैं कब मना कर रहा हूं? अरे जनता के पास जाकर के ठाकुर जी बात कीजिए आप। नहीं, लेकिन झा साहब जनता ने उन्हीं विधायकों को भी चुना था ना जिनकी नाराजगी नजर आई, वही विधायक थे ना जनता के चुने गए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी। आरोप आप बीजेपी पर लगा दीजिए और उसका जवाब रोचिका दे देंगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपके सामने बड़ी चुनौती है ना सर, लोकसभा चुनाव सामने हैं, कितने मन मुटाव हैं। आप ये देखिए विक्रमादित्य किस तरीके से पहले उन्होंने आने से इनकार कर दिया, फिर उसके बाद आपके ऑब्जर्वर को जाना पड़ा, मान मनोबल हुआ, लंच तक जैसे तैसे वो पहुंचे, कल उनका स्टेटमेंट्स, ये सारे स्टेटमेंट्स तो पब्लिक है ना, मीडिया के सामने है, यानी अंदर खाने समस्या तो है ना। फिलहाल तो सुख है मुख्यमंत्री और आप कह लीजिए कि वो बने भी रहेंगे, लेकिन इसको कांग्रेस दूर कैसे करेगी? पूर्णिमा जी, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के चलने वाली पार्टी है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। अभी आपने चलाई है खबर कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक चुनाव के बारे में क्या बोला है, उन्हीं की पार्टी से है वो, और बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं हिंदुस्तान के। क्या कहा उन्होंने? नड्डा साहब का जो दोबारा अध्यक्ष बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने ही विरोध किया है। तो आप एक चीज समझो, आप हमारी पार्टी के अंदर हर किसी को बोलने का अधिकार है, हर कोई अपना पक्ष रख सकता है। रह गई ये 6 विधायक की आप बात कर रही थी कि जनता ने चुना है, सिंबल पूर्णिमा जी कांग्रेस का था, ये भी आपको बताना चाहिए। अगर इनको है, अब आ रहा है ना, फिर चुनाव आएंगे, लड़ लेंगे, देखेंगे जनता इनको चुनती है नहीं चुनती है। अभी ये कांग्रेस के सिंबल पे चुन के आए थे, जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था और इस कारण से ये विधायक बने थे, ये बात इनको नहीं भूलना चाहिए था। लेकिन इन्होंने हिमाचल की जनता के साथ छल करने का काम किया है, तो जवाब हिमाचल की जनता ही इनको देगी। जनता जवाब तो देगी सर, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन रोचिका जी मैं इसी सवाल के इर्द गिर्द हूं और मैं यही समझना चाह रही हूं कि इनकी आंतरिक कलह कांग्रेस की बार बार बाहर क्यों आती है, और बाहर आने के साथ साथ इसको भले ही इस बार इन्होंने मैनेज किया और बहुत अच्छी तरीके से प्रभात जी मैनेज किया, काबिले तारीफ है ये, लेकिन रोचिका जी आरोप बीजेपी पर क्यों बार बार, ऑपरेशन लोटस के आरोप बीजेपी पर क्यों लगते रहते हैं? कहीं पर भी सरकार चलती है, मैंने कहा ना कि ये आरोप लगते हैं आप लोगों पर कि आप लोग आपदा में अवसर तलाशना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नाराज है उससे बात कर लो, उसको अपने पाले में ले आओ, उसको बोलो कि मैनेज कर लो, उसको बोलो कि सरकार गिर जाएगी ऐसे में, फिर उसके बाद हम अपना दावा ठोक देंगे। ये आरोप कितने राज्यों में और कब तक बीजेपी पर लगते रहेंगे और बीजेपी के पास इसका कोई डिफेंस है? आप सबको मेरी राम राम। पूर्णिमा जी, जिस तरीके की बातें अभी प्रभात जी कह रहे हैं वो मैं सुन रही थी, ये देखिए पार्टी की आंतरिक कलह है, और कितना भी आप शांत कर लीजिए, कितना भी उनको छुपा लीजिए, कितना भी दबा लीजिए, बार बार नजर आती ही है, और सबको नजर आती है, और अब से नजर नहीं आ रही है, वो कई सालों से नजर आ रही है। हम 2014 से यही देख रहे हैं, और इनकी आपसी ही कलह थी कि 2014 में क्योंकि मोदी जी का चेहरा आया सामने और उनका काम गुजरात में सबने देखा था, पूरे देश से देखा था कि वो विकास पे काम करते हैं, वो सबके साथ के पे काम करते हैं, इसीलिए 2014 में जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। कांग्रेस को हटाकर जनता ने सर्वसम्मति से भाजपा को सरकार में लेकर आए। हाँ, तो उसमें आप अरे भाई आप अगर आप अपने समय में बोल चुके हैं, मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं किया। मेरे समय में आपका नाम रोचिका नहीं है, भारत जी आपका नाम रोचिका नहीं है, प्रभात जी आपका नाम रोचिका नहीं है, आप मेरा नाम रोचिका है, मुझे बोलने दीजिए। प्रवक्ता को बोलने दे, वरना फिर मैं तो बोलने नहीं दूंगा। ये कले आप लोग अपनी पार्टी में भी करते हैं और यहाँ पर मंच पे भी करते हैं और आप यहाँ पर डिबेट पे भी करते हैं, किसी को बोलने तो देते ही नहीं है।
यही हो रहा आप है बोलो। आपके यहाँ भी। आपके यहाँ चीफ नेतृत्व है अरे ना, रुचिका वो जी, आरोप अपने- तो लेकिन बीजेपी पर लगाते हैं ये लोग कि आप लोग इनको बोलने नहीं देते। अभी आप कह रही हैं ये आपको बोलने नहीं दे रहे, समझ ही नहीं आ रहा फिर बोल कौन रहा है और काम कौन कर रहा है। इनके यहाँ के- 146 सांसद निलंबित किया इन्होंने। इनके यहाँ के जो नेता अभी हैं, सर वो निलंबन की अपने बात तो आप मत को करिए, किसी हिमाचल में भी आपने कर दिया, बीजेपी के विधायकों को ही तो किया। आरोप तो स्पीकर पर उसी के लिए लग रहे हैं ना सर, फिर निलंबन तो वहां पर भी हुआ ना निलंबन वहां पर भी। ठीक है, कोई बात नहीं, रुचिका जी को सुन लीजिए पहले सब। गिरने के चांसेस पूरे हैं। उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि सरकार के गिरने के पूरे चांसेस हैं। तो क्यों आनंद फानंद में सरकार सदन को जो अनिश्चितकालीन स्थगित किया गया, इन्हें मालूम था कि सरकार गिर सकती है और वहां पर हमें अपना प्रूव करने की नौबत आ सकती है कि हमें हो सकता है कि हमें ये कहा जाए कि बहुमत साबित करना है। इस वजह से आनंद फानंद में ही सरकार स्थगित करी गई थी ना, झटपट बजट पेश किया गया और स्थगित कर दिया, जबकि दिन थे उसमें चलने के, उसमें 1-2 दिन अभी चल सकती थी सदन, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं किया। इनको आपस में मालूम था कि इनके हाथ कलह पड़ चुकी है। लोग सुक्खू जी से कुछ परेशान है, कुछ उसी नेतृत्व से परेशान है, यहाँ पर आला कमान से परेशान है। इस वजह से ये नतीजा ये आ रहा है कि आज ये किसी तरीके से जो रायता बिखर गया है उसे बटोरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन बचेगा, वो चलता रहेगा, वो गिर के रहेगी, ये सरकार गिर के रहेगी और देखिएगा। नहीं तो रुचिका जी एक चीज क्लियर करिए, ये आपने कहा कि ऐसा होता रहेगा, बीजेपी अभी भी कह रही है कि इनकी सरकार गिर जाएगी, फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह देते हैं कि आपकी कोई भूमिका नहीं है इसमें, ना आप सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने के किसी भाव के साथ हैं, फिर आप ये भी कह देते हैं कि इनकी सरकार चल नहीं पाएगी, तो दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है ना मैम। या तो आप इसमें इंटरेस्टेड है नहीं, छोड़ दीजिए, इनकी आंतरिक कला ये समझेंगे, ये निपटेंगे। जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, आपके सपोर्ट में आ गए, आज की तारीख में वो तो ना घर के रहे ना घाट के। देखिए, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी वो उनका आप निर्णय है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। उनका अपना मन था, उनकी अपनी डिससैटिस्फैक्शन था अपनी ही पार्टी के खिलाफ। देखिए 370 अगर हटती है तो उसमें इनके अपने जो नेता हैं वो इसमें ऑब्जेक्ट करते हैं। अगर राम मंदिर का अगर इनके पास निमंत्रण आता है तो इनके शीर्ष नेतृत्व जो होता है वो इन लोगों को उस पर मना कर देता है कि जी हम ठुकराएंगे। क्या ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं ना इनकी पार्टी में, इनके नेता ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, जो वो चाहते हो कि हम जाया जाए या हमारी मतलब आप ये कह रही हैं, कि दिल्ली में कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई, महाजन साहब को किसी काम पर नहीं लगाया गया, ये नहीं कहा गया कि जो विधायक नाराज हैं उनको अपने पाले में लेकर आइए ताकि वो क्रॉस वोटिंग कर सके। राज्यसभा चुनाव के दौरान की रणनीति बीजेपी ने क्या तैयार नहीं की, यही कह रही है रुचिका जी आप? कोई रोल नहीं इसमें आपका? भाजपा को, पूर्णिमा जी, भाजपा को किसी के पास जाके बुला के लेके आने की जरूरत नहीं है कि आप हमारे पास आइए। जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो इनके यहाँ से परेशान है, जो इनके यहाँ से नाखुश है, जो इनके शीर्ष नेतृत्व से नाखुश है, जो प्रदेश के नेतृत्व से नाखुश है, ठीक है, वो अपने आप आना चाहते ठीक है। हैं। झा जी 10 सेकंड दिए आपको, प्लीज जल्दी से। रुचिका जी हमारी कह रही थी धारा 370 राम मंदिर, तो रुचिका जी कर्नाटका में भी क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या आप ये मानती हो कि कर्नाटका के लोगों को राम मंदिर और 370 से कोई लेना देना नहीं? दूसरी बात पे आते हैं, अभी आपकी जो व्यग्रता है, व्याकुलता वो दिखा रही है सत्ता। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपत्ति नहीं होगी। आप बोलिए। हिमाचल के अंदर आपकी जो व्याकुलता है वो दिखा रही है, और आप चंडीगढ़ पर नहीं बोल पाई। आपने कहा कि हमारे ऊपर बेवजह आरोप लगते हैं। चंडीगढ़ के अंदर जो कुकृत्य किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है कि लोकतंत्र पर आप मान रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट सही फैसला देते हैं? आप मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को? अरे बिल्कुल मानता हूँ भाई, हिंदुस्तान में रहा हूँ। रुचिका जी आपके पूरा थोड़े चलेगा कि मीठा का पर करवा तू। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले रही है, तो आपको परेशानी क्या है? हमने मान लिया चंडीगढ़ के बारे में बोल पाऊंगी एक शब्द? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट करवाते पे अपना पूरा टाइम दे पाऊंगा, अभी से एक शब्द नहीं बोलूंगा। आप बोलो चंडीगढ़ में जो हुआ वो लोकतंत्र पराघात था कि नहीं था, बस हाँ या ना बोलो, मैं नहीं बोलूंगा एक शब्द। हम ये कह रहे, अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपका इस बात पे संदेश खाली में कहने का क्या है, आप ही के गठबंधन की है। अरे मैं चंडीगढ़ पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, हिमाचल पे रहते हैं ना प्रभात झा जी, हिमाचल पर रहते हैं, फिर चंडीगढ़, फिर बंगाल, फिर पता नहीं आप मणिपुर चले जाएंगे थोड़ी देर में।
फिर इसी के इर्द गिर्द चर्चा घूमती हुई रह जाएगी। ठीक है सर, बाकी मेहमानों को भी मैं ले आती हूँ। मैथिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, लेकिन स्थिति को क्लियर करते हुए, इसमें बीजेपी ने क्या मुंह की खाई है, मेरा सीधा सवाल है आपसे। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अगर मैनेज कर लिया तो कैसे कर लिया, और ये कब तक के लिए मैनेज्ड है हिमाचल में? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। नमस्कार। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली, और मैं सफलता इसलिए कहूंगा क्योंकि राज्यसभा की जो सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से जीत गए। इसको मैनेजमेंट कहते हैं। वहां पर जिस प्रकार का प्रताड़ना वहां के विधायकों के संग हो रही थी, वहां पर जिस प्रकार की बगावत थी, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो इसमें गलत क्या किया, मैं पूछना चाहता हूं। कर्नाटक के अंदर इन्होंने डराकर धमकाकर वहां पर विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा ली। वहां पर तो सरकार इनकी थी ना। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत कूद रहे थे अभी और लोगों के बीच में बोलते हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा मेरे भी बीच में ना बोले, वरना मैं इनको बोलने नहीं दूं। तो कर्नाटक के अंदर इन्होंने किस प्रकार के बिल लाए हैं, अभी देखिए ना, मंदिरों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया 10%। इस प्रकार का अधर्म करने के बाद भी वहां धमका कर, डरा कर, लेकिन मैथिल साहब, दोनों ही जगह सरकारें कांग्रेस की है ना, दोनों ही जगह है, कर्नाटक, हिमाचल। आप ये नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एक जगह डरा लिया, एक जगह डरा नहीं पाए, कैसे? नहीं, ना, मैं वही कहना चाहता हूं ना। आप देखिए, यहां पर जो वीरभद्र सिंह जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे विक्रमादित्य लगातार कांग्रेस से असंतुष्ट चल रहे थे। उनकी माता प्रतिभा सिंह लगातार कांग्रेस से असंतुष्ट चल रही थी। अभी भी आपने जो पीसी दिखाई, उस पीसी में कहीं भी प्रतिभा सिंह ने यह नहीं कहा कि हाँ, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उन्होंने ये कहा कि अभी एक हाई पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और उस कमेटी के अंदर हम अपनी बात को रखेंगे। यदि सरकार हमारी बात को सुनती है, हमारे विषयों को संभालती है, ठीक करती है तो ठीक है, अन्यथा हम पार्टी के ऊपर बात करेंगे। एक और चीज जो इन्होंने कहा कि भैया तुमने किस आधार पर वहां पे राज्यसभा सदस्य के, राज्यसभा उम्मीदवार उतार दिया, तो क्या प्रभात त्रिपाठी से प्रभात झा से पूछकर भारतीय जनता पार्टी या इस देश का लोकतंत्र चलेगा? तुम हो कौन पूछने वाले? ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है हर पार्टी का कि भैया वो अपना उम्मीदवार उतारे। इसमें पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बार बार चंडीगढ़ का निर्णय लिया, तो मैं इनको बता देता हूं, जरा अपने मित्र को जरा पढ़ लिख लिया करो, फर्जी बातें मत फैलाया करो। सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी मसीह के ऊपर टिप्पणी की है, वहां भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई नाम नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपकी दादी इंदिरा गांधी जी को जब डिस्क्वालीफाई किया था, ये कहते हुए कि आपने चोरी, झुट्टई से और गुंडागर्दी से चुनाव को जीता है, तब आपने क्या किया था? आपने लोकतंत्र का गला घोंटा था, आपने इमरजेंसी लगाई थी, पूरे देश की मीडिया को जेल में डाल दिया, विपक्ष को जेल में डाल दिया। तो आप लोग तो यहाँ पर लोकतंत्र की बात कीजिए मत। और अब रह गई हिमाचल प्रदेश की सरकार की उम्र, तो मैं आपको बता देता हूं पूर्णिमा जी, ये केवल एक डैमेज कंट्रोल है। और कांग्रेस इतनी ज्यादा वहां पर कमजोर हो गई है कि जिन्होंने पार्टी व्हीप के खिलाफ जाकर वहां पर वोटिंग की, उन विधायकों पे कोई कार्रवाई ये नहीं कर पा रही है। दिखाता है कि कांग्रेस का नेतृत्व तो बिल्कुल फेल हो चुका है। कांग्रेस की जो सरकार है असंवैधानिक है, अल्पमत में सरकार है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर नैतिकता बची है तो। लेकिन ये लोग सत्ता की मलाई चाटने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए कमजोर होने के बाद सत्ता की मलाई क्या, वो तो कह रहे हैं ना कि 5 साल का जनादेश है जनता का, उसको हम स्वीकार करेंगे, सरकार चलाएंगे। और ये तो शुरू से ही कह रहे थे ना मैथिल साहब, इसमें तो इनके स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया क्या? पूर्णिमा जी, वहां तो वोटिंग हुई, वहां वोटिंग में इनका राज्यसभा सदस्य हार गया, इनके पास बहुमत होने के बाद भी। इसका मतलब सरकार के पास बहुमत ही नहीं है। अल्पमत में सरकार अगर फ्लोर टेस्ट करा लेती तो ये सरकार वहीं गिर जाती। तो बजट भी तो पास हुआ ना सर, बजट भी तो पास हो गया ना। लेकिन मैथिल साहब, मैं प्रभात झा जी आती हूँ आपके पास, 2 मेहमान और हैं, जरा मुझे उनके पास जाने दीजिए, फिर आप अपना काउंटर तैयार रखिएगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ मैथिल जी, आ रही हूँ आपके पास। सिर्फ 20 सेकंड बोलिए सर। 15 विधायकों को इन्होंने जानबूझकर हमारे निलंबित किया ताकि वहां पर सदन में बहुमत पास करने की जो संख्या वो 27 हो, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास है। तो ये मैं दिखाता हूं और दर्शाता है कि ये अल्पमत में सरकार है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इनकी घर की राड़ है, इनका भ्रष्टाचार और जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है और सरकार गिरने वाली। ठीक है सेठी साहब, ये इतना प्रेस से खौफ क्यों?
अचानक से बैठक होती है, बैठक के बाद ऐलान होता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और उसके साथ साथ यह भी कह दिया जाता है कि कोई भी विधायक या फिर कोई भी पीसीसी का पदाधिकारी बाहर आकर प्रेस से कोई बात नहीं करेगा। ये प्रेस से खौफ क्यों? दूसरा, अपने ही पार्टी के भीतर लोगों के बीच तालमेल बैठाने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत पड़ जाती है, वो भी तब जब बातें बाहर आ रही हैं। और ये बात तो आप भी जानते हैं सर, हिमाचल सरकार बनने के दौरान, बनने के बाद किस तरीके की उहापोह की स्थिति रही, अलग अलग नाम, अलग अलग गुट सामने आने लगे और लगभग ये हर राज्य की स्थिति है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी आप पीछे से देखते आइए, चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो, अभी लेटेस्ट चंडीगढ़ की बात हो या हिमाचल की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट और बौखलाहट है। और ये जो जिस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, इसको देश का नागरिक पसंद नहीं करता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी डेमोक्रेसी जिंदा है। अभी आपने कांग्रेस की बात करी, वो उनका एक इंटरनल डिसिप्लिन है, वो क्या डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते, वो किस प्रकार से अपनी पार्टी को इंटरनल, अगर इंटरनल ना रहे सेठी साहब, तभी तो सवाल पूछे जा रहे हैं ना। मैंने तो पूछा कि प्रेस से खौफ क्यों? सारी बातें क्योंकि प्रेस में आ जाती हैं, क्योंकि अंदर सुना नहीं जाता। मुलाकात का मौका, सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कितने आरोप लगे हैं, कितने भेदभाव के आरोप लगे हैं। एक गुट को आगे बढ़ाना, कैबिनेट में जगह देने से लेकर, मंत्री पद देने से लेकर, संगठन की अनदेखी तक का आरोप प्रतिभा जी ने लगाया बाहर खुलेआम आकर। ये आरोप इंटरनल है तो इंटरनल रहे ना, फिर ये बाहर क्यों आ जाते हैं सब? मैं ये कह रहा हूं कि एक जो पार्टी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, वहां पे बात करी जाती है और हर व्यक्ति अपनी बात करता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के में लोगों को डराया धमकाया नहीं जाता। कोई व्यक्ति, अगर आप देखिए ना आरोप, मैं ये कह रही हूँ कि घूम फिर के आरोप बीजेपी पर कैसे आप लोग लगा लेते हैं? बीजेपी की हर बात पर कुछ भी हो, लेकिन टारगेट पर बीजेपी रहती है। मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस में दिक्कत आपको नजर नहीं आती। मैंने अलग अलग स्टेट्स का जिक्र किया ना सेठी सर, मैंने अलग अलग स्टेट्स का जिक्र किया। क्या दो गुट जब चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री के लिए दो चेहरे सामने नहीं आते? दो गुटों के समर्थक क्या सामने नहीं आते? ये ऐसा होता नहीं है क्या सर? एक प्रदेश के अंदर किसी पार्टी को मैंडेट मिला है, वहां की जनता ने उनको चुनकर भेजा है और आप वहां के लोगों को ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनकम टैक्स के डर से, पैसे के लालच से या ओहदे के लालच से, कई लोग जो हैं जब वो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी पावरफुल हो रही है, वो हमें कहीं बंद ना करा दे, इससे बढ़िया कि हम पोजीशन ले लें, वो प्रेशर में आ जाते हैं। उन लोगों को तोड़ा जाता है और इसको कोई बहादुरी नहीं कहते, इसे चीटिंग कहते हैं। इसको इस तरह के व्यवहार को चीटिंग कहा जाता है कि आप जनता के मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अभी भी देश के अंदर डेमोक्रेसी जिंदा है और लोग इस बात को, जिस प्रकार से फैसला दिया गया, वहां के विधायकों को निलंबित किया गया, उसी प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर जो फैसला आया, उसके अंदर डेमोक्रेसी की एक जीत नजर आती है। देखिए, आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, देश की नहीं पूरे संसार की इतनी बड़ी पार्टी है और आपको देश की जनता ने मैंडेट देके जिताया है। आप ईमानदारी से चुनाव लड़िए ना। अगर आपको देश की जनता मैंडेट देती है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं। मैं अभी बताता हूं, 5 प्रदेशों के चुनाव होते हैं, वहां पे इनको अपने विधायकों पे एतबार नहीं है। 21 सांसदों को उतार दिया जाता है, जिसमें से 10-11 जीतते हैं, 25 के 21 सांसद जो हैं वो अपनी सांसदशिप, मतलब इसको भी आप पॉजिटिव वे में नहीं देखते, इसको भी आप पॉजिटिव वे में नहीं देखते कि ना कुर्सी का लालच, ना केंद्र का लालच, राज्यों में जाकर चुनाव लड़ते भी है, जीतते भी हैं और नए एक्सपेरिमेंट के साथ बीजेपी उन राज्यों में जीतती भी है। बीजेपी उन राज्यों में जीतती भी है सर। हारता कौन है? कांग्रेस हारती है। भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसदों के ऊपर विश्वास नहीं है। विपिन जी, वो कांग्रेस के सांसदों को तोड़ते हैं, विपक्षी नेताओं के जो नेता हैं उनको तोड़ते हैं और उनको टिकटें देते हैं, उनको ओहदे ठीक है रौचिका जी, जल्दी से इसका काउंटर लूंगी आपसे, फिर आती हूं विपिन सर आपके पास। रौचिका जी जल्दी से, आप म्यूट है मैम। हाँ, ये हमारी पार्टी की अपनी नीति है। हमारी पार्टी की अपनी नीति है कि हमें किस तरह से किसको कहां उतारना है। शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन सा सांसद, कौन सा विधायक कहां पर किस तरह से काम करेगा। उसमें किसी की कोई मर्जी नहीं होती। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप पैसे का लालच देकर ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसीज का डर दिखाते हैं। नहीं पता कि आपको इनकार कर देंगे तो उनके घर पर कब ईडी दस्तक दे देगी। ये सब कहने की बातें हैं। क्या ईडी और क्या भाजपा के लोगों के ऊपर नहीं होते हैं? वो सब भी होते हैं। जो गलत करेगा
और आप जिनकी बात कर रहे हैं, क्या वो कन्विक्ट नहीं हुए? क्या उनके पास पैसा चीजें नहीं मिली है? क्या वो लोग फंसे नहीं है किसी वजह से ना, क्योंकि उन्होंने गलत किया था? वो जब ईडी ने अगर कुछ भी छापा मारा है या कहीं पर हुआ है तो चीजें मिली है ना, केसेस थे ना, ड्रग्स थे ना, वो इसीलिए हुआ है ना। ये तो हवा में तो कर ली गया है। और जो आपने कहा कि सांसदों को उतार दिया, तो उसमें आपको क्या परेशानी है? हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करता है, चाहे उसे किसी भी इलेक्शन में उतारा जाए, चाहे सांसदों को विधायक के इलेक्शन में उतारा ये जाए। सरकार बनने के समय ही होता है। जब सरकार बनी होती है तब तोड़ा जाता है, तब उनकी आत्मा जागती है कि हमें नहीं इस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए। अरे मैडम, ये तो अपनी कॉन्शियस है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में भी हैं तो आपकी अंतरात्मा भी नहीं चाहेगी कि इस तरह की राजनीति देश के अंदर हो और देश का माहौल खराब हो। नहीं, लेकिन फिर सेठी साहब एक तरफा क्यों होता है? बात ये है ना, फिर तो बीजेपी से छोड़ छोड़ के भी जाने चाहिए, कांग्रेस का दामन थामना चाहिए। नहीं होता ना, लेकिन सर नहीं होता ना, तो चुनाव से आने से पहले चुनाव की रणनीति तैयार नहीं करेंगे? ये बताइए जरा मुझे। रणनीति कांग्रेस को नहीं तैयार करनी चाहिए चुनाव आने से पहले? कोई बात नहीं विपिन जी, आपको लाते और माफी चाहूंगी सर, बहुत देर से मैं आपके पास आ रही हूँ। रचना जी जरा रोकूंगी आपको, और विपिन जी जरा मुझे सिलसिलेवार तरीके से उदाहरण के तौर पर जरा समझाइए। सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेके भले ही ऑब्जर्वर्स पहुंचे, नाराजगी अभी दूर कर ली, लेकिन मेरा सीधा मतलब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर है। क्या कांग्रेस इस स्थिति में फिलहाल है कि इस नाराजगी को परमानेंटली दूर कर लिया गया है, सुक्खू के नेतृत्व में विधायकों की नाराजगी को खत्म कर दिया गया है, और लोकसभा चुनाव पर आज के इस पूरे एपिसोड का जो 3-4 दिन से चल रहा है, इसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आएगा और सब एकजुट नजर आएंगे? पूर्णिमा जी, सर्वप्रथम मैं बोलूंगा बधाई के पात्र है, क्योंकि मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अभी मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सब सम्मानित प्रवक्ताओं को, विश्लेषकों को सुना। देखिए, जो ये कुछ दिन रह गया है, बड़ा वाला चुनाव जो दस्तक दे रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ, मैं इशारा करके दर्शकों की जानकारी के लिए बोलना चाहूँगा, बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सीसॉ बैटल है। कभी एक दल का, एक जो इंडिया अलायंस का गठन है, उनका पल्ला भारी होगा, वो ऊपर, उनका ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी यहाँ एनडीए का। तो ये अभी पिक्चर काफी बाकी है। और यहाँ पर जो राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं 15 सीटों पर, 10 उत्तर प्रदेश, 4 कर्नाटक और 1 हिमाचल, तो यहां पर मनोबल पे, जैसे कहा जाता है लोकतंत्र का जो महापर्व होता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, कि यहां पर मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे बोला जाता है कि रणनीति पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि यहां पर एक तो जो 10वीं सीट, क्योंकि पहले कहा जा रहा था 7-3 का मुकाबला होगा, 7 सीटों पे बाजी उत्तर प्रदेश में भाजपा मारेगी और यहां पर 3 में सपा, तो यहां पर उसके विपरीत यहां पर जो 10वीं सीट भी ये लोग भाजपा ले पाए, तो यहां पर मनोबल। और वही बात हिमाचल की बात करें, इतिहास में विपिन जी पहली बार हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार राज्यसभा का चुनाव हार गई। ये देखिए, मैं वही बात, हरियाणा की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मैं उसी बात को उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, 2 बड़ी जरूरी बातें जो आपकी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, कि बहुत आसान होता है बोलना कि यहां पर ईडी और सीबीआई इनका दुरुपयोग हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो यहां पर पीछे भी जाना चाहिए, क्योंकि जब हम आकलन करते हैं तो पीछे कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ, क्या कारण था कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एक तरफ तो हम बड़ी दुहाई देते हैं, हम बोलते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना है, मैं उसका सम्मान करता हूं, और यह निश्चित बात है, इट वाज एन एपिक वर्डिक्ट, लैंडमार्क वर्डिक्ट जो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के लिए सुनाया गया। यह वेकअप कॉल है भाजपा के लिए, लेकिन साथ साथ हमें दोहरे मापदंड से बचना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, उनके पास अच्छा संदेश नहीं जाता कि यहां पर पहली बात किसके कार्यकाल में कहा गया था, सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, दैट्स अ केज्ड पैरेट, वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। तो क्या आत्ममंथन करने की आवश्यकता नहीं है कि बड़ा आसान है बोलना कि आप बोले कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? पहले क्या सरकारें, बतौर पत्रकार बड़े जिम्मेदारी से मैं ये विचार रख रहा हूं कि यहां पर क्या पहले सरकारें खौफ दिखाकर सीबीआई का तो क्या समर्थन नहीं जुटाते थे? जग जाहिर है, ये आम आदमी को हम कम नहीं समझे, जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो भली भांति समझता है कि क्या हो रहा है देश में। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर देनी है, वो इस बात से संतुष्ट नहीं रह सकते कि वो सेकंड फिडल प्ले करें हर जगह। वो आम आदमी पार्टी को जीत अपनी जीत समझ रहे हैं, अपनी रणनीति में बदलाव नहीं ला रहे। आप उसको तो जगा सकते हैं नींद से, जो सोया हुआ हो, जो जानकर अनजान बना, उसका आप क्या करेंगे? बड़ी जरूरी बात यह है कि हम दिल्ली का उदाहरण ले, जो बहुत बड़ी केस स्टडी बन सकती है। 7 सीटें
और एक दौर था 1998 से लेकर 2013 का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। बड़े कम लोगों को जानकारी होगी कि जब प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका पूरा देश सम्मान करता था, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, 50 वर्षों से ज्यादा अपनी विधानसभा क्षेत्र से वो हारे नहीं थे, चुनाव जीतते गए थे। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी थी, इतने महानुभाव दिए, लेकिन कितने चुनाव हो गए अपना खाता नहीं खोल पाए। जैसे क्रिकेट में कहते हैं बैट्समैन डक पे आउट हो गया, 0 पे, तो वही हाल कांग्रेस का है। लेकिन उनको इस बात का संतोष है कि कम से कम भाजपा को शिकस्त मिली है आम आदमी पार्टी के हाथों में, तो इनको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। और कांग्रेस अगर भले ही सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई है इन 2 बड़े चुनावों में, 2014 के और 2019 के, कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में तो सामने आए नहीं। और ये तो विपिन कुमार जी, ये तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर मजबूत विपक्ष हो तो हमको भी मजा आएगा चुनाव लड़ने में, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। हम लोग भी बतौर पत्रकार ये सोचते हैं कि विपक्ष मजबूत हो तो सवाल उठाए, सरकार से सवाल पूछे, जनहित से जुड़े मुद्दे सरकार के सामने रखे। मैं बस पूर्णिमा जी एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए बड़ी हास्यास्पद बात है कि अभी किसी एक कार्यक्रम में सार्वजनिक तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री साहब से बात पूछी गई कि कांग्रेस भ्रष्टाचार भ्रष्ट है, कि उन्होंने भ्रष्टाचार करे तो यह ईमानदार पार्टी है, तो उन्होंने नो कहा। तो उन्होंने बोला हाँ भ्रष्टाचार है, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ ईमानदार नहीं है, तो ये मान रहे हैं, लेकिन गठबंधन उनके साथ है। उसी तरह कांग्रेस को भी अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, जनता की नब्ज समझनी पड़ेगी। मणिपुर में तो वो बोल देते हैं कि देश की छवि धूमिल हो रही है, कि हम शर्म से सर झुक गया, तो क्या संदेश खाली में उनको दिखता नहीं है? वहां पर मौन धारण कर लेते हैं। उसी सेलेक्टिव अप्रोच की बात मैंने विपिन जी की ना, कि वो सेलेक्टिव अप्रोच, ये जो दोहरे मापदंड है। प्रभात झा जी इसका आप जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैथिल साहब आपके पास में आऊंगी, और आप ही के राजेंद्र राणा का एक ट्वीट पढ़ते हुए आपके पास आऊंगी। लिखते हैं कि रिश्ते निभाना हमारी पहचान, कायम रहते रिश्ते यदि हो सम्मान, जनता के हक से कोई समझौता नहीं, क्योंकि सदैव अडिग हमारा स्वाभिमान। ये उनकी तरफ से लिखा गया है। एक मैसेजिंग आप भी कर रहे हैं, एक मैसेजिंग वो भी कर रहे हैं। ये खुले तौर पर कर रहे हैं कि हम नाराज हैं। विक्रमादित्य को आपने मैनेज कर लिया, लेकिन कल उन्हीं की तरफ से बाइट थी कि ऑब्जर्वर्स जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते तब तक मैं अपने रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने का कोई दबाव नहीं बनाऊंगा। यही नाराजगी कांग्रेस को खत्म करनी होगी, एंड इट्स हाई टाइम कि वो जो इंटरनल डेमोक्रेसी की आप पीठ थपथपाते हैं उसको असल मायने में सिद्ध करना होगा। नाराजगी है तो बात करें, उस नाराजगी को अगर सामने रखा जाता है तो उसको सॉल्व करें। क्या आपको नहीं लगता कि 2024 के लिहाज से रणनीति कांग्रेस के लिए भी बढ़िया रहेगी? पूर्णिमा जी, मैं आशा करता हूं आपके प्रश्न है और भी हमारे सम्मानित जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनके प्रश्न है, तो थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा। सबसे पहले मेरी बहन कह रही थी कि क्या भाजपा के लोगों पे कार्रवाई नहीं करती सीबीआई ईडी, तो मैं इनको बता दूं, भाजपा की क्या ही करोगे आप कार्रवाई। आपने तो हिमंता विश्व शर्मा के बारे में सारी दुनिया में ढोल पीटा था, सिंचाई घोटाला, मुख्यमंत्री बना दिया। अजित पवार जी के बारे में प्रधानमंत्री जी बोलते थे, कोई आम भाजपा कार्यकर्ता बोलता तो मैं एक बार सोचता भी। 70,000 करोड़ का करप्शन किया है, नेचुरल करप्ट पार्टी बताते थे, डिप्टी सीएम वित्त मंत्री बना दिया। छगन भुजबल जी की फाइल गायब हो जाती है। मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार हमारे अभिभावक स्वरूप बैठे हैं, मैं उनको याद दिलवाना चाहूंगा, छगन भुजबल जी की फाइल गायब हो जाती है साहब। अब आरोप नहीं है ये सीबीआई और ईडी पे, ये सत्यता है। और दूसरी बात, अगर इनकी बात का, इनके प्रश्न का या जो इन्होंने विचार रखे अगर उत्तर दे दूं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी सार्थक चर्चा हो जाएगी। नहीं, बस 10-10 सेकंड में, लेकिन सर क्योंकि समय उतना नहीं है, उनकी भी बात पूरी सुननी होगी मुझे। 10 सेकंड में दे दीजिए जवाब। मैं देखिए एक बात आपको झा साहब बोलना चाहूंगा कि 50 जो एक स्टडी सामने आई है कि 50% 4000 जो लेजिस्लेटर्स थे सेंट्रल और फेडरल मतलब स्टेट के 1967 में और 71 के चुनावों में वो बागी हो गए, मतलब दूसरी तरफ चले गए। तो क्या ये सवाल उठता नहीं है कि वो किसके कार्यकाल में थे, तब किसकी सरकारें थी? तो इसका मतलब है ये रिवायत एक रिवायत सी चलता आया है, एक फैशन। प्रभात जी, पूर्णिमा जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैंने पहले ही बड़े सम्मान के साथ, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारे आप सीनियर हो सर, मैं भी आपका उतना ही सम्मान करती हूँ दिल से। पूर्णिमा जी एक मिनट, आप कब तक नेहरू इंदिरा पर जाते रहोगे, दोस्त मरते हुए, अपने दोस्त को छिपाते रहोगे? पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको एक आईना दिखाने का प्रयास किया कि अभी जो हो रहा है, तत्कालीन जो स्थितियां बनी हुई है, प्रश्न उस पर खड़े किए जा रहे हैं, जवाब उस पर आने चाहिए। चंडीगढ़ में आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने वो कहा। और दूसरी बात,
हमारे मैथिल जी कह रहे थे प्रचंड बहुमत से जीत गया भाजपा। इनको पता नहीं है, मुझे पढ़ने की बात करते, इनको पता ही नहीं, कुछ देखते ही टीवी है, सीधे आते हैं। अरे कितनी सीट मिली है भाजपा को? 34 प्रचंड बहुमत, क्या स्थिति है? और तीसरी सबसे बड़ी बात, हास्यास्पद जो बात मुझे लगी, ये बार बार कह रहे हैं कि भाजपा नहीं कर रही है, तो आपको अकुलाहट क्यों है? हम अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी में हम बिलीव करते हैं, हम कंसल्टेंगे अपनी बातों को, हमारे जो लोग हैं उनको कंसल्टेंगे, वो हमारा मैटर। लेकिन प्रभात झा जी, शुरुआत इसी के साथ हुई थी ना। मैंने शुरुआत में भी यही कहा, और मेरे ये जो आखिरी सवाल था आपसे, इसमें भी मैंने यही शामिल किया सर, कि अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है तो उस इंटरनल डेमोक्रेसी का सम्मान इंटरनली बना रहना चाहिए ना। अगर खुलकर बातें प्रेस के सामने, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स आने लगेंगे तो सवाल तो होंगे सर। अगर ऐसी स्थिति पनपेगी तो सवाल तो होंगे, और उन सवालों का जवाब देना भी आप ही की जिम्मेदारी है, कोई और आके जवाब नहीं देगा। अरे एक मिनट पूर्णिमा जी, सवाल आप इनसे भी करो कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, आप पूछो जरा सा, मैं जानना चाहता हूं। साहब, क्या ये आप स्वीकार करेंगे कि महत्वाकांक्षाएं बीच में आ रही हैं, कि सब लोग एस्पिरेंट्स हैं, सब लोग एम्बिशन रखते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रतिभा सिंह जी की बात करें, विक्रमादित्य सिंह की बात करें। ठीक है, मेरे पास अंतिम का 1 मिनट बचा है। मैथिल साहब जल्दी से ऐड करेंगे, फिर सेठी साहब आपसे लोगे। धन्यवाद। जल्दी से, लेकिन सर समय कम है थोड़ा। जी, मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता बना के आज बैठाया है कांग्रेस ने, वो कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में चाहते ही नहीं कि एग्जिस्ट करे। मैंने ये कहा कि प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती। आप मुझे ये बताइए, 25 हमारे पास विधायक थे और आज वो 34 मिल गए, तो ये प्रचंड बहुमत हुआ कि नहीं हुआ? पर्ची और सिक्के से अगर वो चुनाव हम जीत गए तो उसमें वोट तो हमें मिला ना, तो प्रचंड बहुमत नहीं हुआ तो कितना हुआ? परसेंटेज ऑफ वोट लगा लीजिए। दूसरी चीज, ये यहाँ बहुत चिल्ला रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि क्या अपने पिताजी का नाम ये बदल देंगे? क्या ये बदल देंगे कि इस देश का विभाजन जो हुआ वो हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ? क्या ये बदल देंगे कि इस देश के अंदर, देखिए फिर बीच में बोल रहे हो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। अपने पिता का नाम बदल दोगे क्या? अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम बदल दोगे तुम? नहीं, लेकिन मैथिल साहब, इस चर्चा के बीच में फिर ये सब बातें आप क्यों ले आते हैं? सीधे सीधे सवाल जो उन्होंने किया उसका जवाब दे दीजिए। कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है? और एक बात और पूर्णिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी मेरे परविंदर सिंह जी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मैं ये कांग्रेस का गुणगान भी कर रहे थे, ये लोकतंत्र को, कांग्रेस को लोकतंत्र की जननी बता रहे थे। अरे भैया परविंदर जी, आपने 1984 का वो नरसंहार नहीं देखा क्या?